हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने कल पढ़े थे डी ब्लॉक के तत्व, जिसमें हम एक लाइन पढ़ चुके थे, जिसमें 2 या 3 एलिमेंट हमारे रह गए थे। आज हम उन्हीं एलिमेंट को पहले पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी डी ब्लॉक के तत्वों को। दोस्तों, हमारे डी ब्लॉक के तत्व थे शक्ति, वक्र, मैं, फिर, को, नी, कहूँ, जी। दोस्तों, हम स्कैंडियम को पढ़ चुके हैं, टाइटेनियम को भी पढ़ चुके हैं, वेनेडियम को भी पढ़ चुके हैं, क्रोमियम को भी पढ़ चुके हैं, मैग्नीज को भी पढ़ चुके हैं, आयरन को भी पढ़ चुके हैं, कोबाल्ट को भी पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है दोस्तों निकेल, कॉपर और जिंक, तीनों को हमें पढ़ना है। और दोस्तों, ये तीनों ही अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले निकेल के बारे में। निकेल क्या होता है दोस्तों? निकेल क्या होता है? निकेल का परमाणु क्रमांक 28 होता है। 28 होता है। निकेल का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 28 होता है। निकेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? निकेल का प्रयोग स्टील बनाने में प्रयोग किया जाता है। स्टील बनाने में किया जाता है। स्टील बनाने में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका? निकेल का प्रयोग। दोस्तों, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। हमने पढ़ा है स्टेनलेस स्टील का फॉर्मूला पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि स्टेनलेस स्टील का फॉर्मूला क्या होता है। स्टेनलेस स्टील का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है दोस्तों, या स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? वो बना होता है दोस्तों आयरन से, निकेल से, और दोस्तों किससे? क्रोमियम से। आयरन, निकेल, क्रोमियम और कार्बन। ये क्वेश्चन दोस्तों एक नहीं अनेकों बार रेलवे के पेपर में आ चुका है। ये क्वेश्चन एक नहीं अनेकों बार रेलवे के पेपर में आ चुका है कि निकेल किससे बना होता है, या स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है। स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है दोस्तों? आयरन, निकेल, क्रोमियम और कार्बन से बना होता है। मैं दोस्तों इनके सभी के पूरे नाम आपको लिखवा चुका हूँ, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक नहीं कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, जर्मन सिल्वर किससे बना होता है दोस्तों? जर्मन सिल्वर, ये भी दोस्तों कई बार पेपर में आ चुका है। जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बना होता है? जर्मन सिल्वर में या क्या क्या पाया जाता है? जर्मन सिल्वर में पाया जाता है कॉपर, जिंक, और क्या पाया जाता है दोस्तों? कॉपर, जिंक और निकेल। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एक नहीं अनेकों बार पेपर में आ चुका है। जर्मन सिल्वर में क्या क्या पाया जाता है, या ये किससे मिलकर बना होता है? वो बना होता है कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर बना होता है। चलो और देखते हैं दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, गन मेटल किससे मिलकर बनी होती है? गन मेटल किससे मिलकर बनी होती है? वो बनी होती है दोस्तों कॉपर प्लस Sn, या इसे बोलते हैं दोस्तों टीन, और उसके बाद होता है जिंक। उसके बाद क्या होता है? जिंक
होता है। ये दोस्तों गन मेटल बनी होती है। ये क्वेश्चन भी एक नहीं अनेकों बार पेपर में आ चुका है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, क्या बताया है दोस्तों, एक तो खाने का सोडा मैं आपको बता चुका हूँ, खाने का सोडा, इसका हमें फॉर्मूला जानना है। एक बता चुका हूँ धावन सोडा या धोवन सोडा, धोवन सोडा या धावन सोडे का मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों और क्या होता है, एक एक होता है चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों एक होता है क्या, पर्ल एस, पर्ल एस, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों इनके फॉर्मूले एक बार और लिखा देता हूँ। खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे NaHCO3 कहा जाता है। और दोस्तों धोवन सोडा क्या होता है, धोवन सोडा क्या होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, इंटू 10H2O, इंटू 10H2O, इंटू 10H2O। ये दोस्तों कई बार पेपर में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मैं आपको वही सवाल करा रहा हूँ जो पीछे पेपर में आ चुके हैं। और दोस्तों बात करते हैं चूना पत्थर की। चूना पत्थर क्या होता है, ये जिसे हम मार्बल बोलते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बात करते हैं किसकी, पर्ल एस। पर्ल एस क्या होता है दोस्तों, ये होता है K2CO3, K2CO3। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस कहा जाता है, पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस कहा जाता है। दोस्तों ये तो थी हमारी किसके बारे में जानकारी, निकेल के बारे में। अब जानते हैं दोस्तों इसके बाद हम कॉपर के बारे में, हम जानते हैं कॉपर के बारे में। बात करते हैं दोस्तों कॉपर की। कॉपर कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, परमाणु क्रमांक 29 होता है, 29 होता है। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, वो 29 होता है। लेकिन 29 होता है, कॉपर प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, कॉपर, या इसके बाद में क्वेश्चन कहूँ तो कॉपर का रंग कैसा होता है, कॉपर का रंग कैसा होता है। दूसरा क्वेश्चन कहता हूं मैं कि कॉपर प्रयोग कहाँ किया जाता है, कॉपर का रंग कैसा होता है, हमें ये बताना है। और कॉपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, कॉपर के प्रयोग बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर मैं पहले प्रयोग कहूँ, इसका पहला प्रयोग होता है ये नीला थोथा, नीला थोथा बनाने में प्रयोग किया जाता है, बनाने में प्रयोग किया जाता है। और रंग अगर यहाँ पे नीला आया है तो कॉपर का रंग कैसा होता है दोस्तों, नीला होता है। कॉपर का रंग कैसा होता है, नीला होता है। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है क्यूप्रिक, क्यूप्रिक, और एक क्वेश्चन बनता है क्यूप्रस, क्यूप्रस, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। इनमें क्या अंतर है दोस्तों, एक होता है क्यूप्रिक, एक होता है क्यूप्रस। अब अंतर क्या है दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि Cu पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव लिखा हुआ है, अगर 2 पॉजिटिव है तो उसे बोलते हैं क्यूप्रिक, और 1 पॉजिटिव है तो क्यूप्रस कहते हैं। कैसे, अभी मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ दोस्तों। मैंने कहा Cu, यहाँ पे लेता हूँ CuCl, एक होगा CuCl2, CuCl2। अगर मैं इनके नाम देखो दोस्तों, यहाँ पे एक, तो ये एक इधर जाएगा, ये होगा Cu1 पॉजिटिव, ये 2
दो इधर जाएगा दोस्तों, ये होगा Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव। यानी मैं कह सकता हूं कि ये 1 पॉजिटिव है तो क्यूपरस क्लोराइड है, क्यूपरस क्लोराइड है, क्यूपरस क्लोराइड होती है। और यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो इसे मैं कह सकता हूँ कि ये क्यूपरिक, क्यूपरिक क्लोराइड है, क्यूपरिक क्लोराइड है। दोस्तों ये तो थी हमारी कॉपर के बारे में कहानी। अभी और भी जानेंगे, जैसे यहाँ पे बात आई है नीला थोथा, नीला थोथा। और अगर मैं पूछूं कि नीला थोथे का फॉर्मूला क्या होता है, नीला थोथा का फॉर्मूला, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। नीला थोथा का फॉर्मूला क्या होता है या किससे बना होता है? नीला थोथा बना होता है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O। ये क्या होता है? नीला थोथा का फॉर्मूला होता है, नीला थोथा का फॉर्मूला होता है। ये CuSO4 क्या है दोस्तों? ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। और ये पानी है, पानी है। ये क्या है दोस्तों? पानी है। इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रोल, ब्लू विट्रोल। अभी दोस्तों हम और भी जानेंगे, जिसमें थोथा, नीला थोथा 3 प्रकार के होते हैं, नीला थोथा, सफ़ेद थोथा और हरा थोथा। अभी जानेंगे, अभी और जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले एलिमेंट की तरफ। अगला एलिमेंट होता है दोस्तों हमारा जिंक। इससे आगे का एलिमेंट होता है जिंक, इससे आगे का एलिमेंट होता है दोस्तों जिंक। ये होता है दोस्तों जिंक। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? परमाणु क्रमांक 30 या 30 होता है, 30 होता है। और क्या होता है? जिंक कहाँ प्रयोग किया जाता है? जिंक को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं? जिंक को हिंदी में जस्ता कहा जाता है, जिंक को जस्ता कहा जाता है, जस्ता कहा जाता है। और जिंक का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? ये सीमेंट उद्योग में प्रयोग किया जाता है, या सीमेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है, बनाने में प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। और जिंक कहाँ पाया जाता है दोस्तों? और जिंक का प्रयोग, जिंक का प्रयोग अम्लीय भूमि का उपचार करने में प्रयोग किया जाता है, अम्लीय भूमि का उपचार करने में, उपचार करने में प्रयोग किया जाता है। और जिंक कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जिंक मैं कहूँ तो चॉकलेट में जिंक पाया जाता है, चॉकलेट में जिंक पाया जाता है, चॉकलेट में जिंक पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। और इसके बाद दोस्तों जिंक पाया जाता है आंसू में, आंसू, आंसू में जिंक पाया जाता है, आंसू में जिंक पाया जाता है, या आंसू में जिंक होता है। ये तो हुई दोस्तों हमारी नॉर्मल सी बात। अगर मैं कहूँ कि जिंक, जिंक जिंक क्या होता है दोस्तों? जिंक एक एलिमेंट होता है, एक खनिज होता है। जिंक क्या होता है? एक एलिमेंट होता है, एक खनिज होता है। या मैं कहूँ कि जिंक, जिंक एक वाष्पशील धातु है, एक वाष्पशील धातु होती है, वाष्पशील धातु होती है, धातु होती है। और क्या होती है दोस्तों? जिंक वाष्पशील धातु होती है। जिंक का प्रयोग, जिंक का प्रयोग और कहाँ किया जाता है दोस्तों? जिंक का प्रयोग दाद खाज की दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है, दाद खाज की दवा बनाने में भी प्रयोग जिंक का किया जाता है। और कहाँ प्रयोग?
अगर मैं कहूँ दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जिंक का रंग कैसा होता है। जिंक का रंग कैसा होता है? जिंक का रंग होता है दोस्तों सफेद। जिंक का रंग सफेद होता है। जिंक का रंग सफेद होता है। ये थी दोस्तों हमारी जिंक के बारे में जानकारी। या एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं कि जिंक 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 क्या बनाता है दोस्तों? जिंक, मैंने कहा जिंक क्या बनाता है? जिंक क्या बनाता है? जिंक क्या बनाता है? जिंक क्या बनाता है दोस्तों? जिंक बनाता है सफेद थोथा। जिंक सफेद थोथा बनाता है। बनाता है। सफेद थोथा का फॉर्मूला क्या है? व्हाइट विट्रोल बोलते हैं दोस्तों इसको। व्हाइट विट्रोल। व्हाइट विट्रोल। व्हाइट विट्रोल का फॉर्मूला होता है ZnSO4 इंटू 7H2O इंटू 7H2O। ये होता है दोस्तों ब्लू व्हाइट विट्रोल, सफेद थोथा इसे हम बोलते हैं। अब हम दोस्तों और कुछ जानेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ये तो हमारी लाइन यहाँ पे होती है कंप्लीट, लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानने हैं दोस्तों। चलिए वे एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है वो जानते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं दोस्तों, जैसे मैंने कहा अमोनिया। अमोनिया का निर्माण कैसे होता है? या और भी देख सकते हैं कि H2SO4 ये होता है दोस्तों। H2SO4 का निर्माण किस विधि से किया जाता है? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। H2SO4 का निर्माण किस विधि से किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों निर्माण संपर्क विधि से। संपर्क विधि या कॉन्टैक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि से किया जाता है या संपर्क विधि से होता है। H2SO4 का निर्माण संपर्क विधि से होता है या कॉन्टैक्ट प्रोसेस से होता है। कैसे होता है दोस्तों? मैंने सल्फर प्लस ऑक्सीजन को मिलाया तो ये क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया, सल्फर डाई या यहीं पे ले लेता हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई तो ये क्या बनाएगा दोस्तों? सल्फेट बनाएगा, SO3 सल्फेट बनाएगा, SO3 सल्फेट बनाएगा। और दोस्तों जब हम इसकी अभिक्रिया पानी के साथ कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा H2SO4। H2SO4 और H2SO4 को क्या कहा जाता है दोस्तों? H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। और यहां से मैंने कल भी एक क्वेश्चन बताया था दोस्तों कि सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 के निर्माण में V2O5 का नाम क्या था दोस्तों? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड मदद करता है। यही तो बताया था दोस्तों। V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड H2SO4 के निर्माण में मदद करता है। H2SO4 को क्या कहा जाता है दोस्तों? अम्लों का राजा कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि अमोनिया का निर्माण किस विधि से होता है? अमोनिया का निर्माण किस विधि से होता है? अमोनिया का निर्माण होता है दोस्तों किस विधि से? हाबर विधि से। अमोनिया का निर्माण हाबर विधि से होता है। अमोनिया का निर्माण हाबर विधि से होता है। हाबर विधि से
होता है। हाबर विधि से कैसे होता है दोस्तों अमोनिया का निर्माण? आपने देखा होगा जब हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं, हमने मिलाया नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं, हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं, तो दोस्तों ये क्या बनाता है? ये बनाता है NH3 NH3 बनाता है। ये 3 कहाँ से आया दोस्तों? मैंने लिया ये यहाँ पे 3, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि नाइट्रोजन के 2 अणु हैं, नाइट्रोजन के 2 अणु हैं, तो मुझे यहाँ क्या करना होगा? यहाँ पे भी 2 लगाना होगा। ये होगा 2NH3। NH3 को क्या बोलते हैं दोस्तों? अमोनिया कहते हैं। और दूसरी चीज, इसकी मदद कौन करता है बनाने में? अमोनिया के निर्माण में मोलिब्डेनम MO, अभी इससे जब हम दोस्तों अगली लाइन पढ़ेंगे उसमें आएगा MO, मोलिब्डेनम और पैलेडियम। और क्या होता है दोस्तों? मोलिब्डेनम सहायता करता है। ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि अमोनिया के निर्माण में कौन मदद करता है? वो मोलिब्डेनम और आयरन मदद करता है। ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो अमोनिया के निर्माण में मदद करते हैं। अमोनिया का निर्माण दोस्तों होता कैसे है, ये हमें जानना है। चलिए जानते हैं। हमें जानना है कि अमोनिया का निर्माण होता कैसे है। अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, जानते हैं दोस्तों। अमोनिया का निर्माण कैसे होता है? अमोनिया का निर्माण होता है दोस्तों NH3 की क्रिया जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कराते हैं, 2 अणु लेते हैं। किसके? NH3 अमोनिया के 2 अणु को हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं, तो दोस्तों ये क्या बनाता है? ये बनाता है NH2CO और प्लस H2O। अब दोस्तों यहाँ से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला बनता है दोस्तों? ये यूरिया का फॉर्मूला बन जाता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO यूरिया का फॉर्मूला होता है। और ये एक नहीं अनेकों बार पेपर में आ चुका है कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अमोनिया का तो सभी को पता होगा, इसे अमोनिया कहते हैं, इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। और NH2CO को यूरिया कहा जाता है। दोस्तों हमारे शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? आप लोगों को ये बताना है कि हमारे शरीर में यूरिया कहाँ बनता है। आप इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों कमेंट में जरूर दें। चलिए दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं। ये हम 2 विधि पढ़ चुके हैं, एक हाबर विधि और एक संपर्क विधि। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट नाम लिखवाता हूँ। जैसे मैंने कहा एक्वारेजिया, ये क्यों लिखवाया दोस्तों? क्योंकि यहाँ से अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के पेपर में। एक्वारेजिया क्या होता है दोस्तों? एक्वारेजिया एक ऐसा घोल होता है जो सोने को भी घोल देता है,
देता है। एक्वारेजिया, यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं आता दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एक्वारेजिया में नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों एक नहीं अनेकों बार पूछा गया है, अभी भी और पहले भी। एक्वारेजिया में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है, वो होता है दोस्तों 3:1। 3:1। 3 अनुपात में होता है क्या, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है 3, या मैं लिख भी देता हूं कि ये होता है HCl रेशो HNO3। HCl को क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। इसका अनुपात होता है दोस्तों 3:1। ये एक नहीं दोस्तों अनेकों बार पेपर में आ चुका है, एक नहीं अनेकों बार पेपर में आ चुका है कि एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। और आगे दोस्तों हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमें जानना है जंग के बारे में। इसके आगे हमें जानना है दोस्तों जंग जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट। जंग के बारे में या रस्ट के बारे में। जंग क्या होता है दोस्तों, जंग एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। जंग एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने के साथ साथ दोस्तों यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जंग लगने पर लोहे के वजन में क्या परिवर्तन आता है। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ से कि जंग लगने पर लोहे के वजन में क्या परिवर्तन आता है। ऑप्शन कुछ इस तरह से आते हैं कि लोहे का वजन बढ़ जाता है, लोहे का वजन घट जाता है, या लोहे का वजन समान रहता है, या ना तो समान रहता है ना बढ़ता है। दोस्तों इस तरीके से हमें ऑप्शन मिलता है। तो जंग लगने पर लोहे के वजन में क्या परिवर्तन आता है दोस्तों, वो आता है कि उसका भार बढ़ जाता है। उसका भार बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों पेपर में पूछता है। उसके बाद जंग लगती कैसे है दोस्तों। जंग हमने कहा कि जंग लगती है किससे, जंग लगने का कारण क्या है। जंग लगने का कारण होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, जंग लगने का कारण होता है, आप मान के चलिए कि ये हमारे पास लोहा है या लोहे की कोई कील है। जब इस पर ऑक्सीजन पड़ेगी, जब इस पर क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन, हवा आएगी तो हवा लगेगी। हवा के साथ साथ दोस्तों इसमें पानी और छुएगा इसको तो क्या होगा, जंग का निर्माण होगा, जंग लगेगा। जब हवा के साथ साथ पानी भी लगेगा तो जंग लग जाएगा। कैसे, Fe2O3
O3 इंटू XH2O इंटू XH2O। अब XH2O की क्या बात हुई, जितने अणु पानी लगेगा वो हमें X के स्थान पर लिखना है दोस्तों। ये जंग का फॉर्मूला होता है, मैं कल भी आपको बता चुका हूं कि ये जंग का फॉर्मूला होता है, जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड, जिसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसका ओरिजिनल नाम क्या होता है दोस्तों, असली नाम या ओरिजिनल नाम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब दोस्तों फेरिक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 3 है, ये 3 इधर क्या बनाएगा, Fe3 पॉजिटिव बनाएगा, इसलिए यहाँ पे फेरिक आया है। अगर ये 2 पॉजिटिव बनाता तो यहाँ पे फेरस ऑक्साइड आता। चलिए दोस्तों, उसके बाद मैंने कहा कि जंग का रंग कैसा होता है, इस यहीं पे लिख देता हूं कि जंग का रंग कैसा होता है। जंग का रंग कैसा होता है, जंग का रंग होता है भूरा, जंग का रंग होता है भूरा या ब्राउन होता है। जंग का रंग कैसा होता है दोस्तों, भूरा या ब्राउन होता है। अब बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे दोस्तों मैंने कहा चांदी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चांदी पर जंग किस रंग का लगता है, किस रंग का लगता है। चांदी पर भी जंग लगता है दोस्तों। जंग कैसा लगता है चांदी पर, चांदी पर जंग लगता है काला, चांदी पर जंग काला लगता है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों कि किसी स्थान पर चांदी के जो हमारे आभूषण होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, वो क्या लगता है, उन पर जंग लग जाता है। और हमने कहा कि चांदी पर जो जंग लगता है या जंग, चांदी के जंग का फॉर्मूला क्या होता है, चांदी के जंग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है Ag2S। ये चांदी के जंग का फॉर्मूला होता है। Ag2S का असली नाम क्या है दोस्तों, इसका असली या ओरिजिनल नाम होता है सिल्वर सल्फाइड। क्या होता है दोस्तों, इसका असली नाम या ओरिजिनल नाम होता है सिल्वर सल्फाइड होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि कॉपर पर कैसा जंग लगता है या तांबे पर कैसा जंग लगता है। हमें ये भी जानना है दोस्तों, तांबे पर या कॉपर पर कैसा जंग लगता है, तांबा या कॉपर पर कैसा जंग लगता है। कॉपर पर लगे जंग का रंग कैसा होता है, लगे जंग का रंग कैसा होता है। हमें इस क्वेश्चन का जवाब भी जानना है दोस्तों। क्या होता है, कॉपर पर लगे जंग का रंग होता है हरा, कॉपर पर हरा जंग लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉपर या तांबे पर हरे रंग की परत जम जाती है। भीगते क्या होता है दोस्तों, तांबा हरा हरा हो जाता है या हरे रंग की परत जम जाती है। मैंने कहा कॉपर CuCO3, कॉपर कार्बोनेट, इसका रंग हरा हो जाता है, कॉपर कार्बोनेट का रंग हरा हो जाता है। अब जंग से सुरक्षा,
मैंने कहा दोस्तों जंग से सुरक्षा। जंग से हम सुरक्षा कैसे करेंगे दोस्तों? जंग से सुरक्षा कैसे करेंगे हमें ये जानना है। इसके दोस्तों 3 तरीके हैं जंग से सुरक्षा करने के। एक तरीका तो है हमारा क्या, एक तरीका है गैल्वेलाइजेशन। जो इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, ये पेपर में पूछा जाता है ज्यादातर। गैल्वेलाइजेशन। दूसरा तरीका होता है दोस्तों एनोडीकरण। तीसरा तरीका होता है दोस्तों हमारा मिश्र धातु बनाकर। ये 3 तरीके होते हैं किसी भी वस्तु को जंग से बचाने के लिए। पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैल्वेलाइजेशन। गैल्वेलाइजेशन क्या होता है दोस्तों? गैल्वेलाइजेशन होता है जब आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है तो उस पर जंग नहीं लगता और इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? हम गैल्वेलाइजेशन कहते हैं। जैसे ये कहा चढ़ा दी जाती है, उसे ही गैल्वेलाइजेशन कहते हैं। ये हमारे पास आयरन की कोई शीट है, लोहे की कोई शीट है। अगर मैं इसे जिंक की पतली पन्नी से कवर कर दूं, ये जिंक की शीट है। ये क्या है दोस्तों? जिंक की शीट है। अगर मैं इसे जिंक की पतली पन्नी से कवर कर दूं तो इस पर जंग नहीं लगेगा। इसे ही गैल्वेलाइजेशन कहा जाता है। दूसरा एनोडीकरण क्या है दोस्तों? एनोडीकरण है कि जब आयरन पर एल्यूमिनियम की परत चढ़ा दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहा जाता है। या बर्तनों पर कलई करने पर भी क्या होता है? वो एनोडीकरण होता है, वहां जंग नहीं लगता। अब मिश्र धातु बनाकर कैसे दोस्तों? कि आयरन में जैसे मिश्र धातु बनाकर होगा कि आयरन में हमने कार्बन मिलाया तो दोस्तों ये क्या हुई? मिश्र धातु बन गई। ऐसे ही हमने पढ़ा स्टेनलेस स्टील होता है कि आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन, ये तो होता है दोस्तों स्टेनलेस स्टील। या जो भी मिश्र धातु होती है हमारी, वे सब क्या है? उनमें जंग नहीं लगता। किसी भी धातु के साथ अगर कार्बन जुड़ जाए दोस्तों, मिश्र धातु बना लेता है, उसमें जंग नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहां मैं चलता हूं। अब विट्रोल के बारे में जानते हैं। विट्रोल या थोथा। दोस्तों विट्रोल भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है नीला थोथा जिसे हम ब्लू विट्रोल बोलते हैं, ब्लू विट्रोल कहा जाता है। एक होता है हरा थोथा जिसे हम ग्रीन विट्रोल बोलते हैं, ग्रीन विट्रोल कहते हैं। एक होता है सफ़ेद थोथा जिसे हम वाइट विट्रोल कहते हैं। दोस्तों यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, यहाँ से इनके फॉर्मूले पूछे जाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? बात करते हैं नीला थोथा। नीला मैंने बताया था, नीला रंग किसका होता है दोस्तों? वो होता है कॉपर का। तो हम यहाँ लेंगे कॉपर सल्फेट इंटू
इंटू H2O। लेकिन कितना H2O है दोस्तों वो आप मुझे बताएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन विट्रोल की। अब हरा किसका रंग होता है दोस्तों, आयरन का, FeSO4 इंटू H2O। इसमें भी कितने अणु पानी के लेने हैं वो आप हमें बताएंगे दोस्तों। उसके बाद हम लेंगे सफ़ेद। मैंने बताया था सफ़ेद किसका रंग होता है, जिंक का, जिंक सल्फेट इंटू H2O। अब कितने अणु हमें लेने हैं दोस्तों वो आप हमें बताएंगे। तो दोस्तों इसमें होता है कि अगर नीलत होता है तो 5 अणु पानी के होंगे, हरत होता है तो 6 अणु पानी के होंगे, और सफ़ेद होता है तो 7 अणु पानी के होंगे। ये होता है नीलत होता, हरत होता और सफ़ेद होता। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि कहीं पर भी अगर बात करें, मैंने कहा या नोट लिखवा भी देता हूँ, जहाँ विट्रोल की बात होगी, विट्रोल या थोथा की बात होगी, थोथा की बात होगी, वहाँ सल्फेट का प्रयोग होगा। वहाँ किसका प्रयोग होगा दोस्तों, सल्फेट का प्रयोग होगा। इसे अपने दिमाग में रखिएगा दोस्तों कि जिस भी विट्रोल की बात करें हमें उसका सल्फेट लेना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने अपनी आवर्त सारणी के डी ब्लॉक की एक लाइन कंप्लीट कर ली है। हम अगली लाइन कल पढ़ेंगे दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।